Hello friends, I am Vishaka Shekhawat, Assistant Professor, Biyani Girls College. Here my topic is classification of arts. Classification of arts divided into 5 parts. 5 main stream जिनको लेके हम अपने आर्ट को एक्सप्रेस कर पाते हैं. वो वेस्टर्न में भी हो सकता है और इंडियन आर्ट में भी हो सकता है. पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, ग्राफिक्स एंड प्रिंट मेकिंग, ये 5 ऐसे हिस्से हैं जिनको हमने आर्ट को डिवाइड किया अलग अलग हिस्सों में. आज अपन पढ़ेंगे पेंटिंग के बारे में. पेंटिंग एक ऐसा टेक्निक कह सकते हैं या ऐसा मेथड कह सकते हैं जिसमें हम अपने एक्सप्रेशंस को अच्छे से शो कर सकते हैं. इसमें हमारा जो एक्ट होगा वो भी दिखाई देगा और जो रिजल्ट आने वाला है वो भी दिखाई देगा. पेंटिंग में हम एक सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, एक बेस का ज़रूरत पड़ता है जिसमें हम किसी भी मीडियम से किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उस बेस पे अप्लाई करके एक पेंटिंग रेडी करते हैं जिसमें हम अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स शो कर सकते हैं इजीली किसी को भी. पेंटिंग को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे फ्रेस्को है, टेम्परा है, ऑयल पेंटिंग है, वॉश है, वाटर कलर है. पेंटिंग अलग अलग तरह की होती है. किसी को फ्रेस्को करना पसंद होता है, किसी को टेम्परा करना पसंद होता है, किसी को ऑयल पेंटिंग बहुत पसंद आती है, किसी को वॉश पसंद आती है और किसी को वाटर कलर पसंद आती है. फ्रेस्को 2 तरह के होते हैं, बुनो और सेको. बुनो जो होता है वो वेट मीडियम से होता है और जो सेको होता है वो ड्राई मीडियम से होता है. फ्रेस्को ऐसा मीडियम है, ऐसा टेक्निक है जो हम सिर्फ वॉल्स पे, सीलिंग्स पे या किसी हार्ड रिलीफ बेस पे कर सकते हैं. मोस्टली हमने हमारे फोर्ट्स और हवेलीज देखी होंगी राजस्थान के, जहाँ पे फ्रेस्कोस बहुत इजीली अवेलेबल होता है. बहुत सुंदर पेंटिंग करी हुई होती है जो कि नेचुरल पिगमेंट से बनता है. फ्रेस्को जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड अफ्रेस्को से आया है जिसका मतलब होता है फ्रेश. हम कहीं पे भी आज के टाइम पे कहीं पे भी चले जाएंगे और जो वो फ्रेस्कोस देखेंगे वो बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छे दिखते हैं. आज भी ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ही एकदम नए से हैं. उनको लगता नहीं है कि वो 250 साल 300 साल पुराने हैं. सेकेंड हम आते हैं टेम्परा पे. टेम्परा जो होता है वो एक बेस रेडी करना पड़ता है हमें वसली शीट पे या कपड़े पे भी, जो कॉटन का नॉर्मल कपड़ा होता है उसके ऊपर. टेम्परा एग से भी होता है और जिंक ऑक्साइड मिला के भी होता है. एग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल पेंटिंग. ऑयल पेंटिंग को सूखने में बहुत टाइम लग जाता है कम्पेयर टू ऑयल पेंटिंग को ड्राई होने में मोर देन 2 और 3 डेज लगते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम हम जब ऑयल पेंटिंग को देखते हैं तो पीछे से येलो पड़ने लगते हैं. बट टेम्परा में ऐसा नहीं होता, वो बहुत जल्दी ड्राई मीडियम होता है और इजीली क्विक डाइंग और सॉफ्ट मोड होता है. इसके प्रोसेस में टाइम जरूर लगता है बट आफ्टर रिजल्टिंग इसका बहुत ही अच्छा होता है. एक टेम्परा हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसका कोटिंग बहुत अच्छा होता है. उस पर जो ग्लेजिंग आती है आफ्टर यूजिंग वाटर कलर्स, वो ऐसा लुक देता है जैसे हमने उसमें ऑयल कलर से यूज़ करें. ऑयल पेंटिंग पहले वेस्टर्न में ज़्यादा होता था, आज के टाइम अब तो इंडिया में भी काफ़ी होने लगे है. ऑयल पेंटिंग मोस्टली बड़े बड़े आर्टिस्ट यूज़ कर सकते हैं और ये वार्निश के लिए काम आता है. जैसे वार्निशिंग करनी होती है अपन को, ग्लेजिंग करनी होती है, वार्निशिंग करनी होती है. तो पहले के वेस्टर्न साइड में ये होता था कि नेचुरल पिगमेंट्स लेके हम उनको लिंसेड ऑयल के साथ मिक्स करते थे, बॉईल करते थे बहुत देर तक, तो फिर एक कलर बनता था जिसको हम वार्निश के काम में यूज़ करते थे. ऑयल पेंटिंग में भी वार्निश बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि एक शाइन देने के लिए हमें वार्निश की ज़रूरत पड़ती है. वॉश हम वाटर कलर से यूज़ करते हैं. वॉश में वाटर कलर यूज़ होते हैं जिसमें हम इंक यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंट यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं. इसमें आफ्टर डूइंग सम पार्ट ऑफ पेंटिंग हमको ब्रश को वाटर में डिप करके पूरा वाटर सोक करके फिर उस पर से खींचना होता है ब्रश को, जो कि एक इफेक्ट छोड़ता है. उसके बाद पूरा पेंटिंग को वॉश करना पड़ता है जो कि एक सूदिंग सा इफेक्ट छोड़ के जाता है. नेक्स्ट है वाटर कलर. वाटर कलर हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. वॉश में भी कर सकते हैं, ग्लेजिंग भी कर सकते हैं. वेट एंड वेट भी होता है जिसमें गीले के अंदर ही हम ब्रश यूज़ करते हैं, फिर वापस उसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं, फिर वापस पेंटिंग को पूरा वेट करके फिर वापस उसमें कलरिंग करते हैं. ड्राई ब्रश से भी कर सकते हैं. वाटर कलर एकदम थिक कलर लेके स्ट्रोक्स वाला जो काम होता है वो हम लोग इसमें करते हैं. वाटर कलर्स हम इसलिए ज़्यादातर लोग करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर एंड ख़राब नहीं होता है. उसमें डलनेस आती है बट आफ्टर सो लॉन्ग टाइम.
सेकेंड टॉपिक इज स्कल्पचर। स्कल्पचर बेसिकली ग्रीक टाइम से है। ग्रीक में सबसे ज़्यादा मास्टरपीस जो होते हैं वो ग्रीक में पाए गए हैं। ग्रीक में कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक का बेस्ट काम उनके अलावा किसी ने नहीं किया है, जैसे कि माइकल एंजेलो। उनका डेविड बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है, लाइफ साइज में है एंड वो स्टोन में है। ये स्कल्पचर जो हम बनाते हैं वो 2D और 3D में भी होता है। 2D मीन्स रिलीफ में बनाना, उसको एक क्ले का ब्लॉक रख के उसको कार्विंग करना, उसको 2D फॉर्म देना। और 3D में जैसे हमारे सामने जैसे वो ऑब्जेक्ट है उसको 3 डायमेंशन फॉर्म से हम उसको देख सकते हैं। इसकी जो टेक्निक्स हैं वो 4 तरह की होती हैं: कार्विंग, कास्टिंग, मोल्डिंग एंड असेंबलिंग। कार्विंग में हम सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी स्टोन को हम एज अ ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को लेके उसको हम कार्व करना शुरू करते हैं, उसको शेप देना शुरू करते हैं कि वो हमें 2 डायमेंशनली देना है या 3 डायमेंशनली देना है। उसको कार्विंग करने के बाद हम उसको कास्टिंग करते हैं, उस पूरे ब्लॉक को एक कास्ट करके एक फॉर्म बनाते हैं, चाहे वो 2 टुकड़ों में हो चाहे वो 3 टुकड़ों में हो। मोल्डिंग में हम उस पूरे ब्लॉक को जो हमने शेप दिया है उसको एक प्रॉपर मोल्ड में डाल के उन तीनों चीज़ों को या उन दोनों चीज़ों को एक शेप देना अच्छे तरीके से। उसके बाद में असेंबलिंग करके उस ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट बना देना असेंबलिंग कहलाता है। इसमें हम बहुत सारे मटेरियल्स तो यूज़ नहीं कर सकते, बट जैसे स्टोन है, मार्बल में मोस्टली लोग मार्बल में काम करते हैं। हम मेटल में जिंक ले सकते हैं, ब्रोंज ले सकते हैं, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में मोस्टली क्ले में काम किया जाता है क्योंकि वो रीयूज हो सकता है। क्ले को हम बना के फिर उसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं, तो बड़े जो स्कल्पटर्स हैं वो क्ले में काम करना ना पसंद करके स्टोन्स में और मेटल्स में काम करना पसंद करते हैं। थर्ड टॉपिक इज प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग में हम लोग प्रिंट्स निकालते हैं, जिससे हम जब पेंटिंग में हम सिर्फ एक पेंटिंग ही वैसा बना सकते हैं या उसको कॉपी करके 2 बना सकते हैं, पर फॉर सेव टाइम बचाने के लिए हम प्रिंट मेकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों प्रिंट्स निकल सकते हैं। एक प्रिंट रेडी करने कॉपीज़ बना सकते हैं। मोस्टली हमारे न्यूज़पेपर्स एग्जांपल है बेस्ट उसका, कि एक न्यूज़पेपर की कॉपी बनाओ और उसके प्रिंटिंग प्रेस में डाल के, प्रिंटिंग मशीन में डाल के उसके लाखों करोड़ों जितने भी अपन चाहे प्रिंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्रिंट मशीन इंडिया के अंदर राजा रवि वर्मा लेके आए थे फॉर पर्पज ऑफ पेंटिंग। वो अपनी पेंटिंग के प्रिंट्स निकालना चाहते थे जिससे उनको अर्निंग हो। बेसिकली इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत इजी वे में अपन को अवेलेबल होते हैं, जैसे जिंक है, जिंक प्लेट इजीली मिल जाती है, वुड मिल जाता है, वुड के फंटे जो होते हैं एकदम 8 mm वाला जो वुड होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसमें कार्विंग करना इजी होता है। लिनो कट होता है जो कि जूट बेस पे रेडी होता है, और लिथोग्राफ्स बिग काइंड ऑफ स्टोन जिनको हम एक के ऊपर एक असेंबल करके उसमें प्रिंट्स निकालते हैं चारकोल से। जिंक के अंदर हम वेरी पॉइंटेड टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि निडल से जिंक पे कार्व करना बहुत इजीली हो सकता है। और हम जितना ज़्यादा उसमें कार्विंग करेंगे निडल से, वो उतने ज़्यादा डार्क प्रिंट्स आएंगे। इनके लिए बेसिकली मशीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लिनो और वुड के टूल्स हम बिना मशीन को यूज़ करे भी निकाल सकते हैं। इसमें कलर्ड भी प्रिंट्स निकलते हैं एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट भी। मोस्टली कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले हम लिनो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि लिनो बहुत सॉफ्ट काइंड ऑफ मटेरियल होता है जिसमें इजीली कार्विंग हो जाती है। उसके वी शेप टाइप टूल आता है, यू आता है और एक नाइफ आता है। वी से वेरी पॉइंटेड शार्प कार्विंग होती है, यू से थोड़ा मोटा हम निकाल सकते हैं, और नाइफ से जितना सबसे कम कार्विंग जो हमें करनी होती है, लाइंस देनी होती है पर्टिकुलरली, वो हम नाइफ से करते हैं। वुड में भी सेम टूल्स यूज़ होते हैं। इसमें हम कार्विंग करने के बाद वो चीज़ कार्व करते हैं जिसमें जो हमें वाइट छोड़नी होती है, और जो चीज़ हमें वाइट नहीं छोड़नी होती है उसको हम एज इट इज़ वैसे ही उस शेप में रखते हैं। जिंक में आफ्टर कार्विंग उसको हम ग्राउंड लगाते हैं, हॉट प्लेट पे गरम करके। ग्राउंड लगाने के बाद उसको हम एक एसिड में डालते हैं, जिससे वो जहाँ पे हमें कार्विंग करनी होती है वो एरिया उसको छोड़ देता है। वहाँ पे फिर वो एरिया
सेट हो जाता है, एक उसको बोल सकते हैं हम लॉक हो जाता है, ताकि उस पर दूसरा कार्विंग ना चढ़े। आफ्टर कार्विंग हमें ऐसा लगता है कि नहीं इसमें कार्विंग की और ज़रूरत है, हम दोबारा कार्विंग करते हैं जिंक प्लेट पे, उसके बाद फिर ग्राउंड लगाते हैं हॉट प्लेट पे रख के, उसके बाद फिर उसको दोबारा एसिड में देते हैं। उसके बाद उसमें कुछ रेशो होता है 1:8 का, उसके निकालने के बाद उस एसिड से, उसके बाद फिर हम उसको क्लीन वाटर से साफ़ करने के बाद उस पर इंक अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोलर, और उसके बाद हम उसके प्रिंट निकालते हैं जिंक मशीन में डाल के। इसमें प्रिंट निकालने के लिए हमें पहले शीट को वेट करना होता है, उसके बाद उसको पूरा रेशो के अंदर रख के, ना लेफ्ट पार्ट ज़्यादा छूटना चाहिए ना राइट छूटना चाहिए, उसको सेंटर में रख के उसका प्रिंट निकालते हैं वेट शीट पे। एकदम वेट भी नहीं होना चाहिए और एकदम ड्राई भी नहीं होना चाहिए, सेमी वेट शीट पे निकालते हैं उसके प्रिंट्स। लिथोग्राफ में हम लाइमस्टोन के बड़े बड़े 2 स्टोन्स लेते हैं, जिनको सबसे पहले बजरी और पानी के साथ हमें उसका 8 शेप बना के उसको स्मूथ करना होता है उसके सरफेस को। उसके बाद उस पर ट्रेसिंग होती है, उसके बाद उसमें जितना हमें पोर्शन डार्क करना होता है चारकोल यूज़ करते हैं। चारकोल से हम जितना डार्क चारकोल यूज़ करेंगे, चारकोल पेंसिल कलर्ड भी आती है तो कलर्ड बनाना है तो कलर्ड चारकोल पेंसिल, और ब्लैक एंड वाइट बनाना है तो ब्लैक चारकोल से हम यूज़ करके जितना पोर्शन डार्क करना होता है वहाँ पे चारकोल लगाते हैं। उसके बाद उसको मशीन पे रख के लिथोग्राफ को, उसके बाद हम उसको स्पॉन्ज से बार बार गीला करके उस पर रोलर से इंक लगाते हैं, उसके बाद उसके प्रिंट्स निकलते हैं। वही शीट को हल्का सा वेट करके, स्टोन को वेट करके, ताकि वो मशीन में जाने के बाद उससे चिपके ना और शीट फटे ना। थैंक यू।